जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डे पर। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़ रहे थे छोटा नागपुर का पठार। भारत की ज्योग्राफी चल रही है हमारी, उसमें पढ़ रहे थे हम छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं आज इस क्लास में। और इससे पहले वाली क्लास में जो आपका रह गया है, और अगर जो नए साथी जुड़े हैं और आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं अगर आपका कोई प्रश्न है तो। आपको सॉल्यूशन मिलेगा, टेलीग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, आप कमेंट करें, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। छोटा नागपुर का पठार पढ़ रहे थे हम, तो मैंने बताया था, तो हम पढ़ रहे थे छोटा नागपुर का पठार। तो मैंने बता दिया है, आप इससे पहले वाली क्लास का रिवीजन करते हैं हम थोड़ी देर, तो जिससे कि आपको तरोताज़ा हो जाए। तो मैंने बताया था कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पर है। तो इसका विस्तार है, मैंने बताया था, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़। ठीक है भाई, इसका जो विस्तार है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़। मैंने ये भी बताया था आपको कि इसका जो मुख्य विस्तार है, अगर प्रश्न आता है कि छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः किस राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा? झारखंड। इससे पहले वाली क्लास में मैं क्लियर करवा चुका हूँ ये सब कुछ। तो अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ इससे पहले वाली क्लास देखिए, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके सारे जो पॉइंट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये बनाया था मैंने छोटा नागपुर का पठार। तो मैंने बताया था आपको कि इसके बीच से एक नदी निकलती है जिसका नाम था दामोदर नदी। कौन सी नदी है भाई? दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में विभाजित करती है, एक उत्तरी भाग होगा और एक होगा दक्षिणी भाग। तो जो हमारा उत्तरी भाग होगा उसका क्या नाम है? उसको बोलते हैं हम हजारीबाग का पठार। ठीक है, या कोडरमा, कोडरमा का पठार। क्लियर है भाई यहां तक? और जो हमारा दक्षिणी भाग है वो था रांची का पठार। कौन सा? रांची का पठार। जो उत्तरी भाग होगा वो था हजारीबाग का पठार, और जो दक्षिणी भाग है वो है रांची का पठार। हम इससे पहले वाली क्लास का रिवीजन कर रहे हैं टॉपिक पर, अभी हम चलेंगे जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो कौन सा बताया मैंने? दक्षिण का पठार जो है वो कौन सा है? रांची का पठार। जो इसके बीच से नदी निकलती है उसका क्या नाम बताया मैंने आपको? दामोदर नदी। यहां पर एक पहाड़ी पड़ती है जिसको क्या बोलते हैं हम? मैकाल रेंज। क्या बोलते हैं? मैकाल रेंज। ठीक है, और यहां पर पड़ता है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, सही है भाई? यहां पर बघेलखंड का पठार। और ये है हमारा यहां पर एक पहाड़ियां पड़ती हैं जिनका नाम था राजमहल की पहाड़ियां।
सभी को अच्छे से ध्यान देना है भाई, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, फिर से रिवीजन करा रहा हूं। राजमहल की पहाड़ियां कहां पर पड़ती हैं ये? तो ये पड़ती हैं झारखंड राज्य में। कहां पर स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है राजमहल की पहाड़ियां। अगर प्रश्न होगा कि छोटा नागपुर के पठार में के उत्तर में स्थित पहाड़ियां कौन सी होंगी, तो आपका आंसर होगा राजमहल की पहाड़ियां। छोटा नागपुर के पठार के उत्तर में स्थित जो पहाड़ियां होंगी वो है राजमहल की पहाड़ियां, जो किस राज्य में पड़ती हैं? झारखंड में। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखते हैं अब हम। इसके बाद यहां पर बताया था मैंने कि ये लावा निर्मित क्षेत्र है। लावा निर्मित क्षेत्र है भाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोर्टलैंड। पोर्टलैंड, पोर्टलैंड के बारे में भी मैंने बताया था कि पोर्टलैंड किसको बोलते हैं? पोर्टलैंड तो छोटा नागपुर पठार में स्थित ग्रेनाइट चट्टानों से, जो ग्रेनाइट चट्टानों के द्वारा तैयार हुई एक स्थलाकृति है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोर्टलैंड। क्या बोलते हैं भाई? पोर्टलैंड। तो आप सभी को इससे पहले वाली क्लास विशेषकर देखें भाई, जिससे कि आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। चलिए आज चलते हैं हम आज के टॉपिक पर। छोटे नागपुर में के पठार में यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब पढ़ते हैं हम इसका अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र किसका? छोटे नागपुर पठार का अपवाह तंत्र। तो देखते हैं हम किससे कौन सी नदियां निकलती हैं और किधर किधर को बहती हैं और अपना जल कहां पर गिराती हैं। देखिए भाई, यह है छोटा नागपुर का पठार। यहां से गुजरने वाली जो नदी थी इसके बीच से, मैंने बताया था आपको, उसका नाम था दामोदर नदी। दामोदर नदी। तो ये जो दामोदर नदी है, ये छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में विभाजित करती है। पहला हजारीबाग का पठार और दूसरा बताया रांची का पठार। तो ये जो हजारीबाग का जो पठार है, ये जो उत्तर में स्थित है, इसका जो ढाल है वो किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। किस दिशा में है इसका ढाल? पूर्व दिशा में। जबकि जो हमारा रांची का पठार है, इसका जो ढाल है वो किस दिशा में है? तो वो है दक्षिण दिशा में। किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। तो जो हजारीबाग के पठार से निकलने वाली नदियां हैं, तो वो अपना जो जल है वो कहां पर गिराएंगी? यहां पर क्या है हमारी? तो ये है दामोदर भ्रंश। ये दामोदर घाटी है। ये क्या है? दामोदर घाटी। तो हजारीबाग से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो अपना जल कहां पर गिराएंगी? दामोदर घाटी में, क्योंकि घाटी को तो पार कर नहीं सकती भाई। ठीक है। जबकि जो हमारा रांची का पठार था, ये रांची के पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं, ये कौन सा पठार था? रांची का पठार। और ये हजारीबाग का। तो जो रांची के पठार से निकलने वाली नदियां हैं वो किस ओर बहती हैं? तो वो बहती हैं हमारी दक्षिण की ओर। जो अपना जल कहां पर गिराती हैं? इधर। ये इधर गिराएंगी जब जल। तो ये था हमारा, यहां पर क्या था? भारत। यह है भारत। यहां पर क्या था हमारा? बंगाल की खाड़ी। तो ध्यान रखेंगे आप कि रांची के पठार से निकलने वाली नदियां, रांची के पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं वो अपना जल कहां पर गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में।
वो सीधे जाती हैं भाई बंगाल की खाड़ी में, जबकि हजारीबाग से जो आने वाली नदियां हैं, हजारीबाग के जो पठार है वहां से निकलने वाली नदियां कहां पर मिल जाती हैं? दामोदर भ्रंश में या दामोदर घाटी में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी नदियां निकलती हैं यहां से। चलिए भाई, ये तो आपको पता ही है, छोटा नागपुर का पठार है। इसके बीच से जो नदी निकलती है उसका नाम मैंने बताया अभी आपको, उसका नाम है दामोदर नदी। क्या नाम है? दामोदर नदी। तो जो दामोदर नदी है, यहां से एक नदी निकलती है, कौन से पठार से? हजारीबाग के पठार से। तो एक नदी निकलती है यहां पर, कौन सी नदी? देखो भाई, यहां से निकलती है एक नदी इस तरफ, क्योंकि आएगी तो ये यहीं पर दामोदर घाटी में, जिसका क्या नाम है? तो इसका नाम है बराकर नदी। क्या नाम है? बराकर नदी। उसके बाद जो नदी निकलती है वो निकलती है, एक नदी यहां पर निकलती है और इसको क्या बोलते हैं हम? बोकारो नदी। कौन सी? बोकारो नदी। फिर एक नदी और निकलती है यहां पर, इसका नाम है कुनार नदी। क्या नाम है इसका? कुनार नदी। ठीक है भाई, तो आपको हजारीबाग के पठार से निकलने वाली 3 नदियां ध्यान रखनी है। पहली है बराकर नदी, फिर बोकारो नदी और कुन्नार नदी। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं कि रांची के पठार से निकलने वाली नदियां। तो जो रांची के पठार से एक नदी निकलती है यहां से, यह कौन सा पठार है? रांची का पठार। यहां पर लिखते हैं इसको, रांची का पठार। ठीक है, ये कौन सी नदी निकली रांची के पठार से? तो इसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्णरेखा नदी। उसके बाद जो नदी निकलती है यहां से, वो निकलती है हमारी वैतरणी नदी। वैतरणी नदी। वैतरणी नदी के बाद एक और नदी निकलती है जिसका नाम है, इसी तरह से बनाएंगे वही सभी। ब्राह्मणी नदी। कौन सी? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी के बाद फिर निकलती है एक और नदी यहां से, मैंने बताया था कि ये जो हजारीबाग का पठार है इसके पश्चिम में कौन सी पहाड़ी पड़ती है? तो उसका नाम है, यहां पर पड़ती है मैकाल रेंज। क्या नाम है उसका? मैकाल रेंज। तो ये जो मैकाल रेंज है, यहां से एक नदी निकलती है मैकाल रेंज से, इस तरह से यहां को, जिसका क्या नाम है?
इसको बोलते हैं हम महानदी। कहां से निकलती है? मैकाल रेंज से। मैकाल रेंज से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी। इसी के पास से यहां से एक और नदी निकलती है, उसका नाम है ऋषि कुल्या नदी। क्या नाम है इसका? ऋषि कुल्या नदी। तो देखो भाई कितनी नदियां निकली यहां से। जो रांची का पठार है यहां से सबसे पहली नदी निकलती है स्वर्णरेखा नदी, उसके बाद वैतरणी नदी, फिर ब्राह्मणी नदी, और यहां से मैकाल रेंज से एक नदी निकलती है जो छोटा नागपुर के पठार में होते हुए बहती है, उसका नाम है महानदी। फिर इसके बाद एक और नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से ही, कि ऋषिकुल्या नदी, जो इसका रांची का पठार है यहीं से निकलती है ये ऋषिकुल्या नदी। क्लियर है सभी को यहां तक? चलिए आगे देखते हैं हम ये था क्या। कि ये जो हमारा भारत है, ये भारत, तो यहां पर कौन सा राज्य है? यह है हमारा पंजाब। पंजाब राज्य। तो ये जो है दामोदर नदी, इसको क्या बोलते थे हम? इसको बोलते थे हम बंगाल का शोक। पहले इसको बंगाल का शोक बोला जाता था, जबकि अब क्या बोलते हैं? तो अब बोलते हैं हम इसको लाइफ लाइन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ बंगाल। था क्या कि ये जो दामोदर नदी है हमारी, ये बंगाल में बाढ़ ला देती थी, जिससे जो हमारे खाद्यान्न हैं और अन्य चीजें हैं वो सभी नष्ट हो जाती थी भाई। इसमें बार बार बाढ़ आती थी और सब कुछ नष्ट हो जाता था, तो बहुत हानि होती थी इससे। तो उसी हानि को रोकने के लिए किया क्या कि इन नदियों पर जगह जगह बांध बना दिए, जिससे कि जल को कंट्रोल किया जा सके, जल पर नियंत्रण किया जा सके। उसके लिए क्या बना दिए? बांध बना दिए। तो ये जो है हमारा पंजाब, और ये यहां पर है पश्चिम बंगाल। भाई दोनों खाद्यान्न उत्पादन में जो चावल की खेती है और अन्य जो खाद्यान्न है टॉप पर है ये। तो जो हमारा पंजाब था, यहां पर जो खेती होती थी उससे निर्यात अधिक होता था भाई, निर्यात अधिक होता था। जबकि जो हमारा पश्चिम बंगाल है, यहाँ की जो जनसंख्या है वो ज्यादा है इससे, तो यहां पर क्या ज्यादा हो जाता था? उपभोग। किसकी वजह से? ये जो दामोदर नदी है इसकी वजह से। फसल तो होती थी वहां पर, लेकिन बार बार बाढ़ आने के कारण नष्ट हो जाया करती थी, तो यहां पर उपभोग ज्यादा हो जाता था पंजाब के अकॉर्डिंग। जनसंख्या भी यहां पर ज्यादा थी, तो हुआ क्या कि इन नदियों पर बांध बना दिए, बांध बना दिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि ये जो थी हमारी जो दामोदर नदी थी, उस पर एक परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना या दामोदर बहुउद्देश्य परियोजना। तो जो हमारी दामोदर बहुउद्देश्य परियोजना है वो है क्या? तो दामोदर जो परियोजना है हमारी वो कहाँ की? टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। किस पर? टेनेसी
घाटी मॉडल पर आधारित है ये। कौन सी परियोजना? दामोदर परियोजना। ये टेनेसी नदी है कहां पर? तो ये यूएसए की है। कहां की है ये? यूएसए की। तो यूएसए में जो टेनेसी नदी है वो भी क्या करती थी? वो बाढ़ का कार्य करती थी, जिस तरह से ये करती है दामोदर, पश्चिम बंगाल में बार बार बाढ़ ला दिया करती थी ये। उसी तरह से जो हमारी ये टेनेसी नदी है अमेरिका की, ये भी इसी तरह से करती थी। तो उन्होंने क्या किया कि इससे निपटने के लिए बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए अमेरिका में क्या किया गया कि वहां पर उन्होंने 1933 में हॉलैंड के एक इंजीनियर को बुलाया। कहां के इंजीनियर को? हॉलैंड के। हॉलैंड के इंजीनियर। किसको बुलाया भाई? हॉलैंड के एक इंजीनियर को बुलाया उन्होंने, और उनसे कहा कि भाई इस समस्या का समाधान कीजिए। तो उन्होंने एक मॉडल तैयार किया। जो इंजीनियर थे वो कहाँ के थे? वो थे हॉलैंड के। किस सन की बात है? तो 1933। ठीक है। तो उन्होंने एक मॉडल तैयार किया जिसको टेनेसी मॉडल कहा गया। उन्होंने एक बांध बनाया टेनेसी नदी पर, उसका मॉडल तैयार किया जिसका क्या नाम दिया गया? टेनेसी मॉडल। उसी के आधार पर आधारित है हमारी कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। किस पर आधारित है? तो ये किस पर आधारित है? टेनेसी मॉडल पर आधारित है। किस पर? टेनेसी मॉडल पर आधारित है हमारी दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो यहां पर तो बांध बन गया भाई 1933 में अमेरिका में। अब हुआ क्या? यही समस्या चल रही थी हमारे भारत में। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में बाढ़ ला दिया करती थी। तो भारतीयों ने क्या किया? तो भारतीयों ने इसी की तर्ज पर जो टेनेसी जो मॉडल बना, इसी की तर्ज पर उन्होंने फैसला किया कि हम भी भाई उसी वैज्ञानिक को बुलाएंगे, या सॉरी इंजीनियर को, जिन्होंने अमेरिका में इस समस्या का समाधान किया। तो भारत में इसी की तर्ज पर अमेरिका में जो वैज्ञानिक आए थे, इसी की तर्ज पर 1948 में हॉलैंड के इंजीनियर को बुलवाया गया। हॉलैंड के उन्हीं इंजीनियर को 1948 में बुलवाया गया भारत में। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1948 में 1948 में इन्होंने एक मॉडल तैयार किया जो किस पर आधारित था? तो वो टेनेसी मॉडल पर आधारित था। और यहां पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम था दामोदर नदी घाटी परियोजना या दामोदर बहुउद्देश्य परियोजना। ध्यान रखेंगे आप? ठीक है भाई। अब हम देखते हैं कि कौन सा बांध है और कहां पर है और किस नदी पर है। ठीक है। तो यहां पर एक बांध पड़ता है। कहां पर? यहां पर, जिसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम मैंथन बांध। मैंथन बांध। उसके बाद यहां पर इसी बराकर नदी पर एक और बांध पड़ता है
जिसका नाम है तलैया बांध। कौन सा? तलैया बांध। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो आप नोट करेंगे। तलैया बांध किस नदी पर पड़ता है? तो वो है बराकर नदी। उसके बाद एक और बांध पड़ता है इस नदी पर, यहां पर, जिसका क्या नाम है? तो इसका नाम है पंचेत बांध। क्या नाम है? पंचेत बांध। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ये कौन सी नदी थी? तो ये थी हमारी कुनार नदी। तो इस पर इसी नाम से एक बांध पड़ता है, जिसका नाम है कुनार बांध। क्या नाम है? कुनार बांध। तो यहां तक सभी को क्लियर है? ये कौन सा बांध पड़ता है? ये पड़ता है हमारा बराकर नदी पर ही पड़ता है, मैथन बांध। कौन सा? मैथन बांध। बराकर नदी पर दो बांध पड़ते हैं, पहला है मैथन बांध और दूसरा पड़ता है तलैया बांध। ठीक है, उसके बाद जो पड़ता है हमारा, ये कौन सी नदी थी? बोकारो नदी। तो बोकारो नदी पर एक बांध पड़ता है जिसका नाम है पंचेत बांध। और फिर ये कुनार नदी, कुनार नदी पर एक बांध पड़ता है जिसका नाम इसी नदी के नाम पर है, कुनार बांध। ठीक है, तो ये जो बांध पड़ते हैं, छोटे नागपुर का जो पठार है उसके किस भाग में पड़ते हैं? तो जो हजारीबाग का पठार वाला एरिया है इसका, उसमें पड़ते हैं ये बांध। तलैया बांध, पंचेत बांध, कुनार बांध और मैथन बांध किस किस नदी पर पड़ते हैं मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलिए भाई, यहां तक सभी को ठीक से समझ में आ रहा है ना? तो मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आपको रिप्लाई किया जाएगा इधर से। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो इसी नाम से है, एग्जाम डे के नाम से, जो जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके खनिज संसाधन। इसके खनिज संसाधन किसके? ये जो छोटा नागपुर का पठार है, इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं ये पढ़ते हैं अब हम। तो देखिए भाई, आप यहां पर ध्यान देंगे, ये क्या है? तो ये है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ये जो नदी निकलती है इसका क्या नाम बताया मैंने आपको? तो इसका नाम है दामोदर नदी। क्या नाम है इसका? दामोदर नदी। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा खनिज किस किस क्षेत्र में पड़ता है और कहां पर स्थिति है उसकी। देखिए भाई, यहां पर किसकी अधिकता है? तो यहां पर है आयरन। कहां पर है आयरन? यहां पर। कौन सा पठार है ये? तो ये रांची का पठार। और जो ऊपर वाला है वो कौन सा है? हजारीबाग का पठार।
तो यहां पर आयरन की अधिकता है। एक क्षेत्र है हमारा ये, यहां पर किसकी अधिकता है? तो यहां पर पाई जाता है माइका, या माइका को बोलते हैं अभ्रक। ठीक है, माइका कहां पर है? यहां पर मैंने बना दिया है, इसी तरह से बनाएंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये जो क्षेत्र है हमारा, यहां पर पड़ता है हमारा संगमरमर या बलुआ पत्थर, और क्या पड़ता है? यहां पे मिलता है चूना पत्थर। तो समझ में आ रहा है आपको कि कहां पर कौन सा खनिज मिलता है छोटे नागपुर के पठार में? तो जो माइका है हमारा वो हजारीबाग के पठार में, और जो चूना पत्थर है वो भी हजारीबाग के पठार में, बलुआ पत्थर है, संगमरमर है। जबकि जो आयरन है हमारा वो किस पठार में मिलता है? वो है कौन सा पठार? रांची का पठार। और ये जो एरिया है यहां पर किसकी अधिकता है? यहां पर मिलता है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट कहां पर मिलता है? यहां पर। और ये जो है हमारा, ये जो दामोदर घाटी है वो किस लिए फेमस है भाई? तो यहां पर मिलता है कोयला। ठीक है, क्या मिलता है? कोयला। तो आप सभी को क्लियर है कि कौन सा खनिज कहां पर मिलता है? रांची के पठार में ही मिलता है आयरन। जो ये जो पार्ट है हमारा ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला। और यहां पर मिलता है माइका, यहां पर क्या मिलता है? संगमरमर, बलुआ पत्थर या चूना पत्थर। और ये जो एरिया है यहां पर मिलता है बॉक्साइट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने बताया था कि इसकी जो सबसे लंबी नदी है छोटा नागपुर पठार की, वो कौन सी नदी है? तो वो है दामोदर नदी। ठीक है, कौन सी नदी? दामोदर नदी। और जो इसकी सबसे दूसरी सबसे लंबी नदी है वो है स्वर्णरेखा नदी। क्लियर है सभी को? चलो भाई, तो आपको ये खनिज का पता चल गया। अब इसमें देखते हैं कि जो छोटा नागपुर का पठार है इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो वो है हमारा 3 प्रकार है उसके। पहला है कोयला। कौन सा? कोयला। उसके बाद है धात्विक खनिज, और तीसरा है अधात्विक। अधात्विक। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कौन कौन से? कोयला, धात्विक और अधात्विक। सीधे सीधे प्रश्न पूछ सकता है भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो कोयला धात्विक खनिज है और अधात्विक खनिज, 3 प्रकार हैं उसके। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है इसको हम क्या बोलते हैं? और रूर प्रदेश। क्या बोलते हैं? रूर प्रदेश। अत्यधिक खनिज होने के कारण, अत्यधिक खनिज होने के कारण, या इस तरह से भी बोल सकते हैं कि अत्यधिक प्रकार के खनिज उपस्थित होने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं? रूर प्रदेश। वास्तव में है क्या कि रूर एक नदी का नाम है। कहाँ की? जर्मनी की। जर्मनी की एक नदी है जिसका क्या नाम है? रूर नदी। तो जो रूर नदी है उसी के लिए फेमस है वो भी, वहां पर भी खनिज के लिए, जिसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा?
इसे रूर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई। सही से समझ में आ रहा है ना सभी को? अब हम देखते हैं कि जो माइका है, क्या है? माइका। मैंने बताया था माइका या अभ्रक। तो माइका जो खनिज है उसमें नंबर 1 पर भाई भारत है। किसके उत्पादन में? अभ्रक उत्पादन में। इसके उत्पादन में भारत अग्रणी है। क्या है? भारत अग्रणी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि विश्व के जो 90% माइका है कहां पर पाया जाता है? भारत में। कहां पर मिलता है? भारत में मिलता है। कितना? विश्व का 90% माइका भारत में मिलता है, जबकि भारत का 70%। भारत का 70% माइका छोटा नागपुर पठार में मिलता है। ध्यान रखना है आपको कि अगर प्रश्न होगा कि अभ्रक उत्पादन में अग्रणी देश, तो भारत। विश्व के 90% माइका, विश्व का जो यानी कि 100% होती है कोई भी वस्तु, तो उसमें से 90% माइका कहां पर पाया जाता है? भारत में। जबकि जो भारत का जितना भी भारत में पाया जाता है टोटल 100% होगा भाई, तो 100% का भी 70% कहां पर मिलता है? छोटा नागपुर पठार में। बाकी का जो 30% है वो अदर स्टेट में मिल सकता है और 70% छोटा नागपुर पठार में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं किसमें किस किस प्रकार का माइका पाया जाता है। तो पहला है रूबी माइका, ग्रीन माइका, रूबी माइका, ग्रीन माइका और व्हाइट माइका। कौन सा? व्हाइट माइका। तो कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार। रूबी माइका, ग्रीन माइका और व्हाइट माइका। सही है भाई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि ये जो माइका का जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग माइका का उपयोग किस लिए करते हैं हम? तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और किसमें करते हैं इसका जो उपयोग है वो एक जगह और किया जाता है, जैसे कि तापरोधी कर्फिन्स बनाने में। मैं बता रहा हूं आपको, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में और तापरोधी फर्नेस बनाने में। किसमें?
तापरोधी फर्नेस, जो तापरोधी भट्टियां होती हैं उसमें माइका का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? पता चल गया आपको कि माइका कितने कितने प्रतिशत पाया जाता है और कितने प्रकार का माइका पाया जाता है भारत में। रूबी माइका, ग्रीन माइका और व्हाइट माइका। उसके बाद इसका जो उपयोग है मैंने बता दिया आपको कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में और तापरोधी फर्नेस में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। अब कौन सा खनिज है भाई? अब है हमारा कोयला। क्या देखेंगे हम? कोयला। कोयला मैंने बताया था आपको कोयला कहां पर पाया जाता है। तो जो दामोदर नदी घाटी थी वहां पर वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। दामोदर नदी घाटी या दामोदर भ्रंश बोल सकते हैं आप। वहां पर कोयला पाया जाता है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है वो। या फिर जो मैंने बताई थी कि छोटा नागपुर के पठार के जो उत्तर में स्थित पहाड़ियां थी, राजमहल की जो पहाड़ियां हैं वे भी किस लिए प्रसिद्ध हैं? वहां पर भी कोयला पाया जाता है। ठीक है, चलिए। तो राजमहल, पहाड़ियां और दामोदर नदी घाटी में मिलता है। ध्यान रखेंगे आप, ये कहां पर मिलता है? राजमहल और की पहाड़ियां और दामोदर नदी घाटी में क्या मिलता है? हमारा कोयला। उसके बाद इसकी जो खान है वो कौन कौन सी हैं? तो वो है हमारी, एक है रानीगंज। कौन सी है? रानीगंज। उसके बाद झरिया। ये क्या है इसकी? ये है इसकी खान, जो छोटा नागपुर पठार में स्थित है। तो वो है रानीगंज, झरिया और कौन सी एक थी? गिरिडीह। ध्यान रखेंगे आप, रानीगंज, झरिया, गिरिडीह और एक और है बहुत ही फेमस है वो है धनबाद और रजरप्पा। कौन सी? रजरप्पा। ये कोयले के लिए फेमस है भाई, यहां पर उत्तम कोटि का कोयला मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए, दरअसल था क्या कि ये जो रानीगंज है, मैं बता देता हूं आपको यहीं पे, ध्यान रखेंगे आप कि जो रानीगंज है यहां पर जो सबसे पहले कोयला पाया गया था, सबसे पहले कोयला प्राप्त हुआ कहां पर? तो रानीगंज में। ठीक है, कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1974 में। 1974 में यहां पर कोयला प्राप्त हुआ। ये था क्या कि 1974 में अंग्रेजों के टाइम पर जब जो सबसे भारतीय रेलवे था हमारा, सबसे पहली ट्रेन कब चली? तो वो 1853-54 में डलहौजी के काल में चली थी।
1853-54 में चली थी वो। कहां पर? मुंबई से ठाणे के बीच, ठीक है। जबकि उससे पहले ही यहां पर रेलवे का निर्माण हो चुका था। कहां से? जो मुंबई से ठाणे के बीच जो हमारी ट्रेन चली है, उससे पहले ही यहां पर रेलवे का निर्माण हो चुका था। तो यहां पर जो रेलवे का निर्माण हो रहा था वो हो रहा था रानीगंज से कोलकाता के लिए, रानीगंज से कोलकाता। तो इसकी जो दूरी थी वो थी 320 किलोमीटर। अब ये हो किस लिए रहा था? तो ये इसीलिए हो रहा था कि यहां से रानीगंज से जो कोयला प्राप्त हुआ था हमें, उसको कहां पर ले जाया जाए? कोलकाता। इसी के लिए यहां पर भारतीय रेलवे का निर्माण हो रहा था। डलहौजी के काल की बात है ये। जबकि जो भारत की पहली ट्रेन चली वो मुंबई से ठाणे के बीच चली। ये 1974 में नहीं हुआ, इसके बाद हुआ था ये। पहले कोयला प्राप्त हुआ, उसके बाद यहां पर रेलवे का निर्माण हुआ। तो ये जो दूरी थी रानीगंज से कोलकाता के बीच, इसको बनाने में भाई बहुत टाइम लग गया। तो जो पहली ट्रेन थी वो मुंबई से ठाणे के बीच चल चुकी थी, क्योंकि उसकी दूरी कम थी। इसकी दूरी मैंने बताई, ये 320 किलोमीटर के लगभग थी ये। तो इसलिए इसका निर्माण देरी से हो गया। तो ये किस लिए बना था? तो रानीगंज में जो कोयला प्राप्त हुआ था उसको कोलकाता ले जाने के लिए, कि यहां से जो कोयला है वो कहां भेज दिया जाए? कोलकाता के लिए, ठीक है। चलिए भाई, यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आज की जो क्लास है उसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और क्लास आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। और अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं फिर से बता रहा हूं कि ये जो क्लास है इसका जो लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जो एग्जाम डे के नाम से है उसी पर मिल जाएगा। और चैनल की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं इसकी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।